Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फ्रॉम ETA MDCAT NEET सीरीज दैट इज साल्ट हाइड्रोलिसिस. सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है. वर्ड हाइड्रोलिसिस दो वर्ड हाइड्रो एंड लाइसिस का कॉम्बिनेशन है. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग. यानी वर्ड हाइड्रोलिसिस हाइड्रो और लाइसिस का कॉम्बिनेशन है. हाइड्रो का मतलब स्टूडेंट होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग. तो साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ वाटर बाय साल्ट. वर्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेकिंग ऑफ वाटर बाय साल्ट. अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन पे बात करता हूं. साल्ट हाइड्रोलिसिस को दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है. किसी साल्ट का वाटर के साथ इस तरह का इंट्रैक्शन, किसी साल्ट का वाटर के साथ इस तरह का इंट्रैक्शन कि वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ऐसे इंट्रैक्शन को साल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं. इंट्रैक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर इन सच अ वे दैट हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ वाटर इज ब्रोकन इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस. उसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? साल्ट हाइड्रोलिसिस कहेंगे. याद रखना दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है. किसी साल्ट का वाटर के साथ इस तरह का इंट्रैक्शन कि वाटर की पीएच चेंज हो जाए, वाटर की पीएच चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट हाइड्रोलिसिस. इंट्रैक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर इन सच अ वे दैट pH of water is change is called salt hydrolysis. उसको भी हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? साल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं. याद रखना स्टूडेंट, साल्ट हाइड्रोलिसिस इज केमिकल फिनोमेना. साल्ट हाइड्रोलिसिस केमिकल फिनोमेना है. इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करता हूं जी. जब किसी साल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इससे कैटायन और एनायन बनते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साल्ट है स्टूडेंट, एबी टाइप साल्ट है. एबी टाइप साल्ट वाटर में डिजॉल्व होकर ए कैटायन और बी एनायन बनाता है जी. अब क्या होगा? अब ये कैटायन और एनायन वाटर के साथ इंटरेक्ट करके वाटर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. वाटर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करके सॉल्यूशन को एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल बना देंगे. ये बात डिपेंड करेगी कि आपके पास साल्ट किस टाइप का है. जनरली आइदर कैटायन और एनायन, जनरली कैटायन या एनायन में से एक वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है. या मैं ऐसा कह दूं, जनरली कैटायन और एनायन में से एक वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है और एक कम इंटरेक्ट करता है. या एक इंटरेक्ट करता और एक इंटरेक्ट नहीं करता. या बार दफा दोनों बराबर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. जो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उस वाले आयन ज्यादा होंगे. यानी कैटायन अगर इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैटायन क्या करेगा? वाटर के एनायन से मिल जाएगा, AOH बनेगा, 7 हाइड्रोजन आयन बनेंगे. सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा. जब साल्ट का कैटायन वाटर से इंटरेक्ट करे या कैटायन एनायन के मुकाबले में ज्यादा इंटरेक्ट करे तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, पीएच न्यूट्रल पीएच से कम हो जाएगी. जब स्टूडेंट एनायन इंटरेक्ट करेगा, जरा देखना, एनायन वाटर के हाइड्रोजन आयन से मिलेगा और साथ क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल आयन. अगर एनायन वाटर से इंटरेक्ट करे, या मैं ऐसा कहता हूं एनायन कैटायन से ज्यादा इंटरेक्ट करे. जब एनायन कैटायन से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन कम, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा. ओवरऑल सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो जाएंगे, पीएच न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा. अगर स्टूडेंट कैटायन और एनायन वाटर से इक्वली इंटरेक्ट करें तो फिर जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे. एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. तो ये मैकेनिज्म है साल्ट हाइड्रोलिसिस का. यानी साल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली साल्ट का कैटायन या एनायन करता है, कैटायन या एनायन करता है. यानी जब वाटर की पीएच चेंज होती है, इसका कारण, इसका रीजन, इसकी वजह या कैटायन होता है या एनायन होता है. जो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, जो ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, कैटायन ज्यादा इंटरेक्शन करेगा स्टूडेंट, कैटायन प्रोड्यूस करेगा वाटर का. वाटर का कैटायन हाइड्रोजन होता है, पीएच 7 से कम हो जाएगी, सॉल्यूशन एसिडिक. अगर एनायन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा या एनायन इंटरेक्ट करेगा तो एनायन प्रोड्यूस करेगा. ये
ट्रिक समझ लेना। एनायन एनायन प्रोड्यूस करेगा, एनायन वाटर के एनायन को रिप्लेस करेगा, वाटर के एनायन की जगह खुद लगेगा। तो एनायन क्या है? वाटर का हाइड्रॉक्सिल आयन है। तो फिर पीएच क्या होगी स्टूडेंट? 7 से ज्यादा होगी। सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। तो अब स्टूडेंट बात करता हूं, क्या बात करता हूं जी? बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट हाइड्रोलिसिस की बेस पे टाइप ऑफ साल्ट की बात करता हूं जी। बेस के साल्ट की एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride is the salt which is derived from sodium hydroxide and HCl. Sodium hydroxide is strong base while HCl is strong acid. Sodium chloride ऐसा साल्ट है जो strong acid strong base से डिराइव किया गया है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl मिलते हैं NaCl प्लस वाटर बनता है। जब स्टूडेंट हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इससे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। सोडियम आयन डिराइव कहां से हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है तो ये कैसा एसिड होगा? वीक कंजुगेट एसिड होगा। तो सोडियम आयन इज वीक कंजुगेट एसिड बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रांग बेस। इसी तरह क्लोराइड आयन कहां से बेसिकली आया है? HCl से। HCl स्ट्रांग एसिड है तो क्लोराइड आयन कैसी कंजुगेट बेस होगा? वीक कंजुगेट बेस होगा। तो सोडियम आयन स्ट्रांग बेस से आया है, वीक कंजुगेट एसिड है। क्लोराइड आयन स्ट्रांग एसिड से आया है, वीक कंजुगेट बेस है। अब स्टूडेंट ये दोनों चूंकि वीक हैं, सोडियम आयन वीक कंजुगेट एसिड है, तो एसिड क्या होता है? एसिड वो स्ट्रांग होगा जो वाटर के हाइड्रॉक्सिल आयन गेन करे, यानी मेरे पास बनाए NaOH प्लस हाइड्रोजन आयन। अगर ये स्ट्रांग होता तो ये ऐसा करता, लेकिन सोडियम आयन वीक कंजुगेट एसिड है। वीक कंजुगेट एसिड का मतलब ये वाटर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, ये वाटर में सोडियम आयन की फॉर्म में रहेगा। सिमिलरली क्लोराइड आयन वीक कंजुगेट बेस है। जब वीक कंजुगेट बेस है तो ये वाटर के प्रोटॉन को गेन नहीं कर सकती, वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा? ये वाटर में क्लोराइड आयन की फॉर्म में मौजूद होगा। इस तरह कैटायन और एनायन दोनों ने वाटर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया। जब वाटर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया तो वाटर में ना हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ी है ना हाइड्रॉक्सिल आयन की तादाद बढ़ी है। वाटर ना तो एसिडिक हुआ है ना तो बेसिक हुआ, बल्कि क्या रहा है? न्यूट्रल रहा है। मतलब साल्ट हाइड्रोलिसिस हुई ही नहीं है। यानी हर वो साल्ट जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को होगा, हर वो साल्ट जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को होगा, वो साल्ट हाइड्रोलिसिस काज नहीं कर सकता। हर वो साल्ट जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का होगा, जब उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर की पीएच पी का डब्ल्यू के बराबर होगी। स्टूडेंट मैंने पी का डब्ल्यू के बराबर क्यों कहा है? 7 क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ये बात टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी। यानी ऐसे साल्ट का सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट? न्यूट्रल होगा। सम साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, एक तो सोडियम क्लोराइड आ गया स्टूडेंट मेरे पास, पोटेशियम नाइट्रेट अनदर एग्जांपल। पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास ऐसा साल्ट है जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का है। स्टूडेंट उसके अलावा कोई हम बात करें जी, पोटेशियम सल्फेट हमारे पास है जी। पोटेशियम सल्फेट ये भी ऐसा साल्ट है जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का है। अब आपका एमसीक्यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज साल्ट हाइड्रोलिसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज साल्ट हाइड्रोलिसिस? कौन सा हमारे पास साल्ट हाइड्रोलिसिस कर सकता है? ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन मेरे पास है पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन मेरे पास है पोटेशियम सल्फेट, सी ऑप्शन है मेरे पास सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है मेरे पास नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे न्यू हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की, वहां पे बहुत सारे चैप्टर की ईटा MD-CAT नीट के हवाले से मटेरियल मौजूद है। वहां से आप बहुत कुछ मटेरियल देख के अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे चैनल को खुद भी प्रमोट कीजिएगा, बाकी लोगों को भी सजेस्ट करें। स्टूडेंट साल्ट हाइड्रोलिसिस पे मेरी एक और वीडियो भी आएगी, इस पे 2 वीडियो आएंगी, आपने उस वीडियो को भी लाजमी देखना है। ये वाली वीडियो पार्ट 1 के नाम से होगी, वो वाली वीडियो पार्ट 2 के नाम से होगी। आपने दोनों को देखना है और उसके बाद इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट बात करता हूं साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। स्टूडेंट बात करते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस।
स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के साल्ट की टिपिकल एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनता है जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है उसको मिलाते हैं HCl के साथ, जो क्या है स्ट्रांग एसिड। इससे बनता है अमोनियम क्लोराइड और साथ बनता है वाटर। यानी अमोनियम क्लोराइड ऐसा साल्ट है जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से डिराइव हुआ है। स्टूडेंट, जब इस साल्ट को मैं वाटर में डिजॉल्व करूंगा इससे अमोनियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। जरा गौर करना, अमोनियम आयन कहां से आया है? वीक बेस से। तो वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसा होता है? स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो अमोनियम आयन ए स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड बिकॉज इट डिराइव फ्रॉम वीक बेस। स्टूडेंट, क्लोराइड आयन कहां से आया है? क्लोराइड आयन आया है HCl से। तो HCl कैसा एसिड है? HCl स्ट्रांग एसिड है। तो क्लोराइड आयन क्या होगा? क्लोराइड आयन वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो क्लोराइड आयन जब वीक कॉन्जुगेट बेस है, ये वाटर का प्रोटॉन गेन नहीं कर सकता, यानी ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके वाटर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, चूंकि ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। जबकि अमोनियम आयन स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड है। तो स्टूडेंट क्या होगा? अमोनियम आयन मिलेगा वाटर के साथ। अमोनियम आयन वाटर से जब मिलेगा तो ये वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन से मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयन बनाएगा। अब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की तादाद क्या होगी? ज्यादा होगी। ये अमोनियम आयन आयोनाइज होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये 10 हाइड्रोजन आयन बने और 10 अमोनियम आयन बने। अमोनियम आयन आयोनाइज होंगे चूंकि ये वीक बेस है। ये लेट्स सपोज आयोनाइज होकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये मुकम्मल आयोनाइज नहीं होगा। अगर मुकम्मल आयोनाइज होता तो 10 ही हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते। ये पार्शियली आयोनाइज होगा, इससे थोड़े हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। लेट्स सपोज इसके 3 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, तो 3 अमोनियम आयन 3 हाइड्रोक्सिल आयन। ओवरऑल सॉल्यूशन में 7 हाइड्रोजन आयन रह जाएंगे जो हाइड्रोक्सिल आयन से ज्यादा है। तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने से सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। तो पीएच क्या होगी? स्टूडेंट याद रखना, पीएच होगी लेस देन pKw। पीएच होगी लेस देन pKw। तो अब हर वो साल्ट स्टूडेंट याद रखना जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस को, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस को, उस साल्ट की पीएच pKw से कम होगी। मैंने 7 नहीं लिखा, अगर 25 सेंटीग्रेड है तो फिर 7 से कम होगी। वो साल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? उस साल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा। याद रखना, जो चीज स्ट्रांग है सॉल्यूशन उसी की तरफ होगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। स्ट्रांग एसिड वीक बेस। अब इसमें साल्ट हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा? ये आपका एमसीक्यूज होता है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा? कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट एसिड। अगर कॉन्जुगेट एसिड साल्ट हाइड्रोलाइसिस करेगा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। यानी इसमें साल्ट हाइड्रोलाइसिस वीक बेस का कैटायन करेगा, वीक बेस का कैटायन करेगा। ये आपके एमसीक्यूज होते हैं स्टूडेंट। याद रखना, वो साल्ट जिनको वाटर में डिजॉल्व करने से सॉल्यूशन एसिडिक बनता है उनकी एग्जांपल क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। ये सारे वो साल्ट हैं जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के हैं। स्ट्रांग एसिड वीक बेस के जो साल्ट हुआ करते हैं उनकी पीएच न्यूट्रल पीएच से कम हुआ करती है। इनमें साल्ट हाइड्रोलाइसिस कैटायन किया करता है। तो स्टूडेंट ये मेरा था साल्ट हाइड्रोलाइसिस पार्ट 1। अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि इन साल्ट की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन दो साल्ट जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का और स्ट्रांग एसिड वीक बेस का हमने पढ़ा, इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मेरा दूसरा सेशन भी साल्ट हाइड्रोलाइसिस पे आएगा, साल्ट हाइड्रोलाइसिस पार्ट 2 के नाम से आएगा, वो भी देखना ना भूलिएगा। तो चलें बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। स्टूडेंट बात करते हैं ईटा एमडीकैट बेस एमसीक्यूज। स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया साल्ट हाइड्रोलाइसिस, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड वीक बेस। स्टूडेंट वहां पे मैंने एक बात की कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस की पीएच न्यूट्रल होती है और पीएच बराबर होती है pKw के, pKw के नहीं, पीएच बराबर होती है हाफ ऑफ pKw। दैट वाज मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग की मिस्टेक थी। यानी स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस की साल्ट की जो पीएच होगी सॉल्यूशन की
वो होगी हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। इसको करेक्ट कर लेना। और याद रखना, जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करने का फार्मूला होगा अंडर रूट के डब्ल्यू, अंडर रूट के डब्ल्यू, ये फार्मूला होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करने का। इसी तरह स्टूडेंट, जब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का साल्ट हो, उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे अंडर रूट के डब्ल्यू डिवाइड बाय के बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये साल्ट कौन सा है? स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का। ये फार्मूला भी अपने पास याद रखना। ऐसे साल्ट की पीएच फाइंड करते हैं, पीएच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। और यहां पे जो साल्ट की पीएच होती है वो क्या होती है? वो लेस देन हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू होती है। मैंने कहा था लेस देन पी के डब्ल्यू, शायद मैंने उधर बोल दिया है लेस देन पी के डब्ल्यू नहीं, लेस देन हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये पॉइंट भी आपने करेक्ट कर देना है। अगर 25 सेंटीग्रेड है तो फिर 7 से कम होगी, क्योंकि 25 सेंटीग्रेड पे हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू 7 हुआ करता है। तो स्टूडेंट, अब इस एमसीक्यूज आपको समझाने की कोशिश करता हूं जी। स्टूडेंट, मेरे पास एमसीक्यूज नंबर पहले को मैं एंड पे कर देता हूं, पहले दूसरे एमसीक्यूज को डिस्कस कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज एसिडिक? किसको जब वाटर में डिसॉल्व करें सॉल्यूशन एसिडिक होगा? तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? एसिडिक सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एसिडिक सॉल्यूशन होने के लिए बेस वीक होनी चाहिए, एसिड स्ट्रांग होना चाहिए। एसिडिक सॉल्यूशन होने के लिए बेस वीक होनी चाहिए और एसिड स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट देखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सा स्ट्रांग बेस, ब्रोमीन HBr सा स्ट्रांग एसिड। तो ये साल्ट है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? न्यूट्रल होगा जी। अब स्टूडेंट यहां पे आ जाओ, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है, HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आप जैसे स्टूडेंट ज्यादातर अमोनियम साइनाइड पे जा सकते हैं, लेकिन याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, HCN इज अ वीक एसिड। एक वीक बेस और एक वीक एसिड है। जब वीक एसिड और वीक बेस होंगे तो याद रखना ये डिपेंड करेगा इनमें से ज्यादा वीक कौन सा है। तो याद रखना इसमें एसिड ज्यादा वीक है, HCN इज वीकर देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहां पे बेस एसिड के मुकाबले में स्ट्रांग है। जब एसिड ज्यादा वीक है तो सॉल्यूशन फिर एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा। तो इससे भी हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन बनता है, एसिडिक नहीं बनता। अक्सर स्टूडेंट इस पे जा सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिखी है। तो स्टूडेंट फिर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा जी। स्टूडेंट हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, एन अमोनियम सल्फेट साल्ट हाइड्रोलिसिस इज काज्ड बाय। अमोनियम सल्फेट में साल्ट हाइड्रोलिसिस कौन काज करता है जी? अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोनियम आयन, ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो वीक बेस और स्ट्रांग एसिड के साल्ट में से वीक बेस का जो कैटायन है वो साल्ट हाइड्रोलिसिस करता है। तो हमारा ऑप्शन सीधा सीधा बन गया कौन सा जी? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हमारा। अब स्टूडेंट मैंने आपको बात बताई है कि जब वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का साल्ट हो तो पीएच हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से कम होती है, पीएच हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से कम होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जबकि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का जो साल्ट होता है उसकी पीएच बराबर होती है हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। शुरू में जब मैंने एक्सप्लेन किया शायद मैंने कह दिया कि पीएच इक्वल टू पी के डब्ल्यू नहीं, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। इसे करेक्ट कर लेना। अब स्टूडेंट मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, थर्ड एमसीक्यूज पे बात करता हूं। 10⁻⁴ मोलर copper sulfate when dissolved in water, pH will be if Kb of copper hydroxide is 3 × 10⁻²। Students, a very tricky MCQs, पॉइंट याद रखना। अगर मेरे पास क्या हो, अगर स्टूडेंट मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ये साल्ट है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का। कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है। अब क्या अक्ल क्या बात मानती है? स्ट्रांग एसिड है, वीक बेस है, पीएच क्या होनी चाहिए? न्यूट्रल से कम होनी चाहिए, एसिडिक साइड पे होनी चाहिए। लेकिन देयर इज ऑलवेज कंडीशन। ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक पीएच फाइंड करते हैं तो पीएच मेरे पास क्या आती है? पीएच मेरे पास आती है पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू कितना होता है स्टूडेंट? 7 माइनस हाफ ऑफ के बी। तो स्टूडेंट के बी जब मैं नेगेटिव लॉग लेता हूं 3 × 10⁻² का, यानी पी के निकालता हूं, तो मेरा आंसर आता है 1.52। ये कैसे लिया जाता है आपको तरीका समझा देता हूं। मेरे पास पी के बी बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। तो माइनस लॉग ऑफ के बी क्या है? 3 × 10⁻²। तो स्टूडेंट इस माइनस को बाहर ही छोड़ दो, माइनस अपनी जगह पे,
तो log ऑफ 3 मेरे इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 10⁻², ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट log ऑफ 3 मेरे पास क्या आया था? log ऑफ 3 मेरे पास आया था, क्या आया था? 0.48। अब स्टूडेंट क्या करना, इसको जब log ऑफ 10⁻² क्या होती है? -2 होती है जी। ये वाला माइनस अपनी जगह पे है, अभी ये वाला माइनस अपनी जगह पे है। 0.48 को -2 से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर बनेगा 0.48 को -2 से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा -1.52। इसको सॉल्व करूंगा प्लस हो जाएगा, यानी मेरे पास पी के बी हो जाएगा 1.52। तो मेरे पास माइनस ऑफ 1 × 1.52 में लगा दूंगा। स्टूडेंट आगे क्या है? माइनस ऑफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या है? 10⁻⁴। 10⁻⁴ का नेगेटिव log क्या होता है? नेगेटिव log 10⁻⁴ का +4 होता है। यानी मैं लूंगा ये वाला मेरे पास है ऑफ माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। जब माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट में लेता हूं, या इसको मैं माइनस को अपनी जगह पे छोड़ दूं, माइनस ऑफ log ऑफ 10⁻⁴, तो pH इक्वल टू स्टूडेंट 7 माइनस 0.76। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1.52 को डिवाइड करूंगा 0.76 आ जाएगा। ये माइनस अपनी जगह पे, ऑफ -4 log ऑफ 10 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। pH इक्वल टू 7 माइनस 0.76 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट? 2 होता है। तो pH इक्वल टू 9 माइनस 0.76, तो pH इक्वल टू 8.24 होनी चाहिए, जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के खिलाफ है बात। अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या कहता था कि हमारे पास जब वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का साल्ट हो, उसकी pH 7 से कम होनी चाहिए थी 25 सेंटीग्रेड पे, यानी हाफ pKw से कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारा फार्मूला फेल हो गया। लेकिन स्टूडेंट परेशान नहीं होना, मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट लाया हूं। आप यहां पे पास करें, मैक्सिमम लोगों से पूछें, किसी को इस आइडिया का पता नहीं होगा। ये मैंने आपको वीक एसिड वाले टॉपिक में बताया था, ये मेरा अपना डेवलप करदा कॉन्सेप्ट और ये 100% करेक्ट कॉन्सेप्ट है। क्या स्टूडेंट याद रखना, के बी की वैल्यू देखो 3 × 10⁻²। अगर के बी की वैल्यू से कंसंट्रेशन के बी की वैल्यू से इस साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो या के बी की वैल्यू के बराबर हो, तो फिर वीक बेस नहीं रहती, वो कैसी बेस बन जाती है? वो स्ट्रांग बेस बन जाती है। अब जरा गौर करना स्टूडेंट, के बी की वैल्यू है 3 × 10⁻²। 3 × 10⁻², ये किसकी वैल्यू है? के बी की वैल्यू है। के बी की वैल्यू के मुकाबले में 10⁻⁴ स्मॉलर वैल्यू है, यानी वीक बेस और स्ट्रांग एसिड के साल्ट की कंसंट्रेशन के बी से कम है। जब कंसंट्रेशन वीक बेस और स्ट्रांग एसिड के साल्ट की के बी के बराबर या कम हो, तो फिर वो बेस वीक बेस नहीं रहती, वो बेस फिर स्ट्रांग बेस बन जाती है, वो मुकम्मल आयोनाइज हो जाती है। अब ये बेसिकली यहां पे कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बेस होगी जिससे ये बना है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए स्ट्रांग बन जाएगी। ओवरऑल इस साल्ट को हम स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट कंसिडर करेंगे, तो पीएच क्या होगी? फिर पीएच पे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, पीएच बराबर होगी हाफ pKw के। तो स्टूडेंट चूंकि हमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, हम आंसर लगाएंगे 7। ये आपका एमसीक्यूज और भी ट्रिकी हो सकता है। अगर यहां पे मैं लगा दूं 8 और यहां पे मैं लगा दूं डी में लगा दूं 10, अब मेजॉरिटी स्टूडेंट कंफर्म इस पर लगा के आएगा। जब कभी भी ऐसा केस आ जाए, इन दोनों को कंपेयर करना कि के बी से ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, के बी से साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इट्स अ डीप कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट, साल्ट हाइड्रोलिसिस पे मेरी दूसरी वीडियो भी आनी बाकी है, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें, साल्ट हाइड्रोलिसिस पार्ट 2। मेरे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, खुद भी इसको लाइक करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा हो। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।